दोस्तों पिछले 18 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट ने यानी निफ्टी 50 जो हमारा मेन बेंचमार्क है, इसने कोई रिटर्न हमें नहीं दिया है। आज की वीडियो के अंदर एक ऐसा फंड आपके सामने शेयर कर रहा हूं जो प्योर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और उसने एक साल में 40% का रिटर्न दिया है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके। तो कैसे पॉसिबल है जानेंगे, और एक तरीके से आप इसको निफ्टी 50 का बाप भी बोल सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों फोकस करिए, फंड में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न दिया है 40% का, 40% का रिटर्न है ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंडो फंड। ठीक है, अगर मैं लास्ट 3 इयर्स का देखूं तो कितना सीएजीआर है, 24% का सीएजीआर है, यानी हर साल 24% से ग्रो हुआ है। बैंक के अंदर इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6-7% का। पिछले 5 साल में अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 15% के आसपास का सीएजीआर है, हर साल 15% से ग्रो किया है। ठीक है, करंट इसकी एनएवी है 25 रुपीज 62 पैसा, यानी नेट एसेट वैल्यू 25 रुपये 62 पैसे है। वेरी हाई है। फंड के अंदर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 2290 करोड़ के आसपास है। और एक्सिस क्या करता है, जो बाहर का एक फंड है उसको खरीद लेता है। कौन सा फंड है अभी हम बात करेंगे। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो आप देख सकते हैं 0.69% एक्सपेंस रेशो है। और एक्सिस ने जो इसको लॉन्च करा था, इसको लॉन्च करे हुए 5 साल 8 महीने हो चुके हैं। इसका दोस्तों ग्राफ देखिए, जब ये शुरू हुआ था 10 रुपये से शुरू होता है हर नेट एसेट वैल्यू, 10 रुपये से आज ये 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। फोकस आप करेंगे लगभग 1 साल पहले 17-18 रुपये के आसपास चल रहा था अप्रैल में। मैं इसको मई पे ले जाता हूँ, मई में 18-19 रुपये का ये चल रहा था और करंटली ये 25 रुपये का चल रहा है। तो 40% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। समझ सकते हैं, मायने रखता है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर एक एसआईपी क्रिएट करते हैं फॉर एजुकेशन पर्पसेस, मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, सिर्फ हम ये चेक करना चाहते हैं अगर हम इसमें एसआईपी करते तो क्या होता। तो यहां पर दोस्तों हम 5000 रुपये की अगर हम इसमें एसआईपी करते, रिटर्न कैलकुलेटर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप देखिए हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 3,45,000 होता, यानी हमने खुद का अपना पैसा 3,45,000 रुपये डाला। टोटल रिटर्न हमें मिलता 2,64,000। टोटल हमारे पास 6,10,000 रुपये इकट्ठे हो चुके होते आज से 5 साल पहले, अगर हमने ये काम करा होता 2020 9वें महीने से दोस्तों अगर हमने स्टार्ट करा होता। कुछ लोग अगर इसमें ज़्यादा पैसे लगाना चाहते थे, मान लेते 15,000 रुपये, तो अगर 15,000 रुपये इसमें आप लगाते तो अगले 5-5.5 साल में ये पैसा आपका 18 लाख रुपये हो जाता। इन्वेस्टेड अमाउंट 10,35,000 था, टोटल रिटर्न आपको मिलता 7,92,000 यानी 92,000 रुपीज़ के आसपास। आप 8 लाख राउंड फिगर में रख सकते हैं। तो 18,27,000 रुपये दोस्तों इस फंड में आपका हो जाता। तो जब से दोस्तों ये फंड स्टार्ट हुआ है तो एनुअलाइज रिटर्न जो ये दे रहा है सीएजीआर, अगर हम इसमें कैलकुलेट करें 17.98, लगभग 18% के आसपास का सीएजीआर है। अब बात करते हैं कि ये फंड कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और कौन सा ग्लोबल फंड है जिसके अंदर ये इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए हम इस कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हैं। देखिए ये वाली कंपनी है जिसने ये फंड लॉन्च करा हुआ है, जो आप पढ़िए श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल इक्विटी अल्फा। ठीक है, अब ये वाले फंड को एक्सिस खरीद रहा है इंटरनेशनली, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम ये आती है, इंटरनेशनल फंड खरीदने के लिए हमें बहुत सारे कंप्लाइंसेस पूरे करने होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इंडियंस के लिए बाहर अकाउंट खोलना, फिर उसके चार्जेस वगैरह भी कई बार बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और कई बार इस तरीके के फंड अलाउ भी नहीं करते कि रिटेल ट्रेडर आए। एक कैपिंग होती है कि बड़ा फंड आएगा तो ही इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से एक्सिस ने इसको लॉन्च करा है। तो हम डायरेक्ट अगर हम एक्सिस में पैसा लगा रहे तो यानी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी फंड में पैसा लगा रहे हैं। कि श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड क्या करता है, इसमें देखिए बहुत सारे आपको लेवल दिए गए। रिस्क लेवल ये 4 पर है, मीडियम टू हाई रिस्क है, ठीक है, अग्रेसिव है, और ये पूरा आपको ग्राफ दिखा रहा है कि ग्राफ किस तरीके से चला है इस फंड का। और साथ में आप देख सकते हैं इस फंड की एनुअलाइज परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। 2021 में 21% का रिटर्न था, 2022 में नेगेटिव रिटर्न था 18% का, फिर 2023 में 20%, 2024 में 18%, 2025 में 21% रिटर्न है। तो लगभग आप देखेंगे 17-18% के आसपास ऑन एवरेज आपको दिखाई दे रहा है। ये आप इसका व्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे ये फंड आपको ये भी बता रहा है कि किस किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा अभी करंटली लगा हुआ है। ठीक है, प्लस ये टारगेट भी आपको बताता है कि फंड का टारगेट क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 29% लगा हुआ है, लेकिन फंड का जो टारगेट है वो 27% है।
फंड चाहता है कि आईटी कंपनी के अंदर एक्सपोजर वो अपना कम करना चाहता है, तो 2% कम करने की यहाँ पर कोशिश है। फाइनेंशियल्स में 16% है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं बाकी, और ये आप डिफरेंसेस वगैरह आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, क्या टारगेट्स है। अब यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल्स जो सेक्टर है उसके अंदर कंपनी का टारगेट 11-12% है, और अभी करंटली अगर आप देखेंगे 6-7% होल्ड करता है। तो ये फंड कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्रियल्स के अंदर ज़्यादा पैसा लगाया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली टारगेट है, और ये कुछ हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स है जो यहाँ पर हमें मिलती है। यहाँ पर देखिए कुछ रिपोर्ट है, फेस शीट है, वो आप देख सकते हैं। फंड की परफॉर्मेंस जो है अभी आपने देखा लास्ट 1 महीने में थोड़ा सा डाउन रहा है, 3 महीने में डाउन रहा है, 5 ईयर्स के अंदर अच्छा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वॉलेटिलिटी क्या है। देखिए इसकी जो वॉलेटिलिटी परसेंटेज है 3 ईयर्स की अगर आप देखें 12.8 है, ठीक है। तो लगभग इतना ये परसेंटेज के रूप में ऊपर नीचे हो सकता है 3 साल में। तो आपको इससे पता लगता है कि आपके ऊपर रिस्क क्या है, इसका अल्फा बीटा क्या है वो आप देख सकते हैं, शार्प रेशो वगैरह क्या है देख सकते हैं। प्राइस टू बुक की अगर हम बात करें 4.1 इसका प्राइस टू बुक है, और पी रेशो की बात करें 23 की इसकी पी है, और जिसमें ट्रैकिंग एरर आने की जो परसेंटेज है वो 3.6 है। हायर साइड है थोड़ी सी, 3.6 का ट्रैकिंग एरर है, लेकिन चलिए ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस किस देश के अंदर इसने कितना कितना पैसा लगाया हुआ है, तो उसकी दोस्तों एक बार डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, क्या देख रहा है, कौन सबसे ज्यादा भाग रहा है। करंटली आप देखेंगे यूएस की मार्केट बहुत तेज भागी है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आप उनका चार्ट खोल के देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो 71% अभी इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसके बाद जापान में है 4%, फिर यूके में है, ताइवान में देखिए रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए 2 से 3% है। जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, हांगकांग, साउथ कोरिया, और नजर डालिए यहाँ पर देखिए इंडिया का नाम मुझे नहीं दिखाई दिया है। तो शायद इंडिया में थोड़ी बहुत हो सकता है किसी कंपनी के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन करंटली जो टॉप है उसके अंदर नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में लगा हुआ है। टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा पैसा एनवीडिया में लगा हुआ है। तो हम सबको पता है कि एनवीडिया अभी टॉप पे चली गई थी कंपनी, सबसे ज्यादा पैसा एनवीडिया में है। उसके बाद आप देखिए अल्फाबेट करके है, माइक्रोसॉफ्ट आप देखिए, ब्रॉडकॉम देखिए, मेटा प्लेटफॉर्म, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है इसमें 3.2 लगा हुआ है। बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है ताइवान की एक कंपनी में, ताइवान की एक कंपनी में इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मॉर्गन स्टैनली, वीजा, शेल, तो ये दोस्तों टॉप 10 कंपनीज है। तो ये थी दोस्तों टोटल इंफॉर्मेशन इस फंड से रिलेटेड। आपको कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो जिस तरीके से इंडिया के अंदर टॉप 50 कंपनीज है, ऐसे ही दुनिया के अंदर भी टॉप 50-60 कंपनीज है। ये फंड 50 से 60 कंपनीज को रखता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। कोशिश रहती है 5% के आसपास होल्डिंग रहे एक कंपनी में, उससे ज्यादा ना रहे। लेकिन अभी हमने देखा कि एक कंपनी जिसमें 6% होल्डिंग थी एनवीडिया में, तो इसके आसपास इनका गोल रहता है। तो ये फंड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए, फंड की इंफॉर्मेशन के लिए, और ना ही दोस्तों कोई प्रमोशनल वीडियो थी ये। तो इन सब के लिए दोस्तों ये वीडियो है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।